हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर के माध्यम से हमने अध्ययन किया था टीचिंग एड्स के बारे में। तो हम ऑडियो विजुअल एड टीचिंग एड्स क्या हैं उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, उनके कार्यों के बारे में। अब हम बात करते हैं टीचिंग एड्स ऑडियो विजुअल एड्स क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। तो सामाजिक विज्ञान विषय में जो ऑडियो विजुअल एड्स का टीचिंग एड्स का यूज किया जाता है दृश्य श्रव्य सामग्री का, वो उनका वर्गीकरण के बारे में हम बात करते हैं कि उसको कितने प्रकार का होता है। वो मैक्सिमम आप सभी लोग जानते होंगे कि मुख्यतः जो है इसके जो 3 टाइप्स हैं। पहला है श्रव्य सहायक सामग्री ऑडियो एड्स, और सेकंड है दृश्य सहायक सामग्री विजुअल एड्स, और तीसरा है थर्ड दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री। ठीक है, तो पहला तो मैंने आपको बताया था कि श्रव्य सहायक सामग्री जो होती है ऑडियो है, इसमें सिर्फ आवाज़ सुनी जाती है, और दृश्य सहायक सामग्री होती है इसमें चित्र देखे जाते हैं, आवाज़ नहीं आती है। और तीसरा है दृश्य श्रव्य सामग्री, इसमें आवाज़ भी आती है, चित्र भी दिखाई देता है। तो ये ऑडियो विजुअल एड्स कहलाता है। तो शिक्षण की सहायक सामग्री का जो वर्गीकरण है वो 2 माध्यमों के रूप में भी किया जा सकता है। जैसे पहला है प्रोजेक्टिव एंड नॉन प्रोजेक्टिव मीडिया। तो इसे कहते हैं प्रक्षेपित माध्यम तथा अप्रक्षेपित माध्यम, इनके रूप में भी किया जा सकता है। सामान्यतः दृश्य श्रव्य जो सहायक सामग्री हैं इनका वर्गीकरण इस वर्गीकरण के अंतर्गत आते हैं। जैसे पहला है प्रोजेक्टिव मीडिया, प्रक्षेपित माध्यम। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जैसे चलचित्र हैं, जो मोशन पिक्चर्स होती हैं, चलचित्र, स्लाइडें, फिल्म पट्टियाँ, वीडियो टेप, और वो है OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर, उसमें आवाज़ नहीं होती है। एक ट्रांसपेरेंसी का यूज़ किया था, ट्रांसपेरेंट, मैंने आपको क्लास में कई बार बताया भी था, और शायद आपने उसमें ICT वाले पेपर में मैडम ने आपको लेक्चर बना के भेजा था OHP के बारे में, तो शायद आप पता होगा आप लोगों को। तो OHP के माध्यम से सिर्फ एक हमने क्या करते हैं, उसमें स्लाइड बनती है, ट्रांसपेरेंट जो सीट होती है A4, उस पर परमानेंट मार्कर से लिख करके यूज़ किया जाता है, और उसको प्रोजेक्टर के माध्यम से सीधे उस पर दिखाया जाता है दीवार पे या प्रोजेक्टर पर, उसमें आवाज़ नहीं होती है। और नेक्स्ट है अपारदर्शी सामग्री। ठीक है, जिसमें जो इसका नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग। तो इसमें कहीं ना कहीं ये सब प्रोजेक्टिव मेथड्स मीडिया के माध्यम से इनको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है नॉन प्रोजेक्टिव। इनके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जैसे बुलेटिन बोर्ड, चॉक बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड तो आप जानते होंगे, बहुत सारे इसमें वो लगे रहते हैं, डायग्राम वगैरह बना के अपना स्वभाव से बच्चे लगाते हैं। और चॉक बोर्ड, फ्लेनेल बोर्ड, ग्राफ, चार्ट, मॉडल, मानचित्र, रेखाचित्र, और विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ। ठीक है, तो ये हो गई नॉन प्रोजेक्टिव मीडिया, एक प्रोजेक्टिव और सेकंड नॉन प्रोजेक्टिव। नेक्स्ट है दूसरा, इसका क्लासिफिकेशन जो किया गया है, जैसे अलग अलग ऑडियो दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। तो इनका पहला, जैसे मैंने आपको बताया था, श्रव्य सामग्री ऑडियो एड्स। तो ये जो सामग्री होती है इसके अंतर्गत रेडियो, मैंने बताया भी था शायद आपको, रेडियो, ग्रामोफोन, लिंक फोन, और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, और टेप रिकॉर्डर, ये सारे आ जाते हैं। और दृश्य सामग्री में वास्तविक वस्तु आ जाती हैं, दिखाना, कोई रियल मटेरियल दिखाते हैं हम, या फिर हाथ का बना हुआ दिखाते हैं वो। और प्रतिमान नमूने हो गए, नमूने आते हैं, किसी का कोई नमूना दिखा दिया। ठीक है, जैसे ताजमहल का आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो आप ताजमहल रियल में तो ला नहीं सकते, या तो उसको वीडियो में दिखा सकते हो और उसका चित्र बना करके दिखा सकते हो। ठीक है, नमूना कोई बना करके चित्र। और नेक्स्ट है मानचित्र। ठीक है, तो मानचित्र में इनमें सब क्या क्या आ गया, रेखा चित्र, खाके, ग्राफ, चार्ट, बुलेटिन बोर्ड, प्लेन बोर्ड, संग्रहालय, जादू की लालटेन, चित्र विस्तारक यंत्र, स्लाइडें, फिल्म पट्टियाँ, चित्रदर्शक, मूक चित्र, और जो है ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये आ जाते हैं दृश्य सामग्री में। विजुअल नहीं,
हाँ विजुअल एड्स में। और तीसरा है श्रव्य दृश्य सामग्री। तो इसके अंतर्गत चलचित्र, सिनेमा, समाचार संबंधी और ये सब आ जाते हैं, नाटक, दूरदर्शन, इसमें आवाज़ भी आती है, वो सब इनका विस्तारपूर्वक अध्ययन करते हैं। जो पहला है श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री, शिक्षण सामग्री, ऑडियो टीचिंग एड्स। तो ये जो होते हैं, जैसे रेडियो है तो सभी जानते हैं रेडियो। अब रेडियो के बारे में आपने सब ICT वाले उसमें पेपर में आपने सारा पढ़ा है, विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं है। इसका जन्म की कहानी अगर हम बात करें तो 1885 ईस्वी में ये आरंभ हुई थी, रेडियो की जो उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, तो आधुनिक जीवन में रेडियो का विकास इतना अधिक हो गया कि अब ये हमारे लिए बहुत आवश्यक की वस्तु बन गया। एक समय वो था कि रेडियो, ये टीवी नहीं था, मोबाइल जो बॉक्स है वो नहीं था, तो रेडियो से ही सारे इसका शिक्षण में भी इसका उपयोग किया गया था काफ़ी कुछ। तो कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग के माध्यम से ये सब होता है। प्रकाशन जो आकाशवाणी केंद्रों पर विभिन्न जो एक्सपर्ट रहते हैं उनके माध्यम से कोई लेक्चर तैयार करके सुनवाया जाता है, वो सब होता है। रेडियो है। नेक्स्ट है ग्रामोफोन और लिंगाफोन। ये जो है ग्रामोफोन, इसके माध्यम से भी, ये भी एक उपकरण है जिसके माध्यम से सुनवाया जाता है कोई भी जिसके बारे में आप बता रहे हैं, इसका यूज़ किया जा सकता है। और इस तरीके से नेक्स्ट है टेप रिकॉर्डर, मतलब अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके, जैसे अभी हम ये मेरी आवाज़ जो सुन रहे हैं आप, ये कहीं ना कहीं टेप रिकॉर्डिंग समझो। इसमें विजुअल कहीं पे कोई आपके पास कुछ नहीं दिखाया जा रहा है, ऑडियो है सिर्फ। ठीक है, सिर्फ है, सुन रहे हो सिर्फ। और सेकंड जो थी दृश्य सहायक शिक्षण सामग्री, विजुअल टीचिंग एड्स। तो इसमें जैसे वास्तविक पदार्थ आ गए, रियल ऑब्जेक्टिव्स आ गए। ठीक है, आप बॉल पढ़ा रहे हो तो बॉल यूज़ कर सकते हो क्लास में। गिलास के बारे में पढ़ा रहे हैं, गिलास, पानी के बारे में पढ़ा रहे हैं, जल के बारे में, जल का आयतन, तो कहीं ना कहीं उसको पानी में, गिलास में, कांच के गिलास में भर करके दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये वास्तविक पदार्थ आ जाते हैं, रियल ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। इससे कहीं ना कहीं जो बालकों का, स्टूडेंट्स का जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है, उनकी ज्ञान इंद्रियाँ हैं उनको प्रेरणा भी मिलती है और उन्हें निरीक्षण व परीक्षण के अवसर भी प्रदान करके उनकी क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशन पावर, अवलोकन शक्ति का भी विकास कर सकते हैं। और ध्यान देने की एक बात और भी है कि जब बालक वास्तविक पदार्थों को देखते हैं या छूते या चखते हैं तो उनकी क्रमशः दृष्टिक जो होती है रस प्रतिभाएँ निर्मित होती हैं। ये प्रतिभाएँ जो हैं बालकों की कल्पना शक्ति, इमेजिंग पावर को भी विकसित करने में सहयोग प्रदान करती हैं। ठीक है, और इसमें आप थर्मामीटर, भौतिक तुला, कुर्सी, मेज़, रोटी, कपड़ा, फल, फूल, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें रियल ऑब्जेक्टिव में। मॉडल्स है सेकंड, तो मॉडल्स में आप किसी का मॉडल बना सकते हैं, हाथी, घोड़े, रेल इंजन आदि जहाज का। इतने बड़े दिखाना तो संभव नहीं होता कि इनका यूज़ किया जाता है। तो जैसे बड़े बड़े, अभी ये ताजमहल के बारे में बता रहे हैं तो ताजमहल का मॉडल भी बना सकते हैं। हाथी के बारे में पढ़ा रहे हैं, हाथी तो नहीं ला सकते ना क्लास में, तो हाथी का मॉडल बना सकते हैं आप। घोड़े, रेल का इंजन इत्यादि, जहाज़ वगैरह, ये सब इनका मॉडल बना करके यूज़ किया जा सकता है। तो ये टीचिंग कहीं ना कहीं टीचिंग को प्रभावित करते हैं। अचल चित्र क्या होते हैं? स्टिल पिक्चर से। तो इसमें चित्र ये होते हैं, चित्रों का प्रयोग उस समय किया जाता है जब ना तो कोई वास्तविक पदार्थ ही उपलब्ध हो और ना ही कोई नमूना मिल सके। तो दूसरे समय जब वास्तविक पदार्थों नमूने को ना मिलना कठिन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, चार्ट पर चित्र बनाते हैं उसके माध्यम से, और उसके माध्यम से शिक्षण को प्रभावी बना सकता है। हम एक्सप्लेन कर सकते हैं क्लास में जा कर के, जो बच्चों का नर्वस सिस्टम है उसको एक्टिव कर सकते हैं, उसकी रुचि पैदा कर सकते हैं। तो यही है, इसका यूज़ तभी किया जाता है अचल चित्र का, कि जो अचल चित्र कौन से होते हैं, स्टिल पिक्चर्स वही होते हैं जो डायग्राम वगैरह, चित्र वगैरह बनाते हैं। ठीक है, बॉल है, बॉल रियल मटेरियल नहीं मिल पा रही तो आप डायग्राम उस पर बना लीजिए, बॉल उसको यूज़ कर सकती है वहाँ पर। ठीक है, ये इस तरीके से है। और हालांकि ये चित्रों का जो प्रयोग है प्राय सभी स्तरों पर करना चाहिए, विशेष रूप से भूगोल, इतिहास, विज्ञान, भाषा, बागवानी एवं प्रकृति निरीक्षण इत्यादि विषयों के सब्जेक्ट्स के शिक्षण में अवश्य करना चाहिए। ठीक है, यदि शिक्षक को बने बनाए चित्र उपलब्ध ना हो सकें तो संबंधित बातों से स्पष्ट करके उसको चित्रों का निर्माण स्वयं ही कर लेना चाहिए। ठीक है, और कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए।
जैसे चित्र इतने स्पष्ट, रंगीन, आकर्षण होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, अच्छे हों कि प्रत्येक बालक उन्हें देखकर वास्तविक पदार्थों के आकार और रंग रूप में परिचित हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई क्लास में जब बच्चों को आप देखते हो ना, छोटी छोटी किताबें भी आती हैं, डायग्राम अच्छे से कितने कलरफुल वगैरह होते हैं, बच्चे कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं उसको और सारी चीज़ क्लियर हो जाती है। अभी हम जैसे उसके बारे में पढ़ा रहे हैं, जैसे ग्लोब है, ग्लोब के बारे में पढ़ा रहे हैं, आपको रियल नहीं मिल पाया ग्लोब, कहीं शॉप पे है, कहीं महंगा भी है, कॉस्टली है, उसको हमने बनाया। आपने अगर चार्ट भी बनाते हो तो कहीं ना कहीं उसमें जो ब्लू कलर का कलर है, कलरफुल बनाएंगे। पानी है तो ब्लू कलर का दिखाई देता है ग्लोब में, तो ब्लू बनाएंगे। चार्ट में अलग अलग नक्शों का कलरफुल बनाएंगे, ताकि अब जैसे भारत संसार का नक्शा है, उसमें भारत का है, वो सब अलग अलग देशों को अलग अलग कलर में दर्शाएंगे, ताकि वो स्पष्ट हो सके और बच्चे सीख सकें, रुचि भी पैदा हो सके, बच्चे ध्यान से उनको लगे रियल है। और चित्रों के पाठ से संबंधित मुख्य मुख्य बातें ही दिखानी चाहिए, अन्यथा बातें छिप जाएंगी और बालक भ्रम में पड़ जाएंगे। आपने कन्फ्यूजन वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप पढ़ा कुछ रहे हैं और आपने मिक्सअप कर रखा है वहाँ पे, तो जो चीज़ें एकदम क्लियर हो, मेन जो कंटेंट से रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं उन्हीं का यूज़ होना चाहिए। नेक्स्ट मानचित्र का प्रयोग प्रमुख जो है प्रमुखता ऐतिहासिक घटनाओं, भौगोलिक तथ्यों अथवा स्थानों के स्थान अध्ययन करने के लिए परम आवश्यक है। देखा जाए तो मानचित्र बने बनाए ही बाज़ार में मिल भी जाते हैं और उनका अच्छे से प्रयोग भी हो सकता है, अच्छे भी होते हैं। तो इनका स्वयं ही अगर आप चाहें तो स्वयं भी बना सकते हैं, स्वयं बनाएंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। बच्चे में क्रिएटिविटी का भी क्रिएटिविटी के प्रति रुचि उत्पन्न होगी बच्चे के अंदर। और एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि टीचर जो है को मानचित्रों के ऊपर उनका नाम, शीर्षक, दिशा, संकेत, ये सब आदि अवश्य लिखना चाहिए। सही है, उनमें रंगों का प्रयोग, कल्पना, अनुभव का, ये सब चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। मानचित्र भद्दे ना हो और टेढ़े ना हो, बौड़े ना हो, मतलब उल्टी सीधे ना हो, बिल्कुल जैसे होता है, जैसे भारत का नक्शा जैसे होता है। पता लगे आपने बनाया भारत का नक्शा और जो जम्मू कश्मीर है, नॉर्थ है, ऊपर साइड में नॉर्थ दिशा होती है और आपने दर्शाया दिए साइड में, तो सही नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे इस तरीके से ग्राफ है, चार्ट है, बुलेटिन बोर्ड है, ये सब है। बुलेटिन बोर्ड एक ऐसा उपयोगी उपकरण है, इस पर देश की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समस्याओं के संबंध में भी चित्र, ग्राफ इत्यादि आकृति का लेख आवश्यक सूचनाओं को प्रदर्शित करके बालकों की जिज्ञासा को इस प्रकार उकसाया जा सकता है या जागृत किया जा सकता है को उनके ज्ञान सूचनाओं को प्रदर्शित करके बालकों की जिज्ञासा को उनमें निरंतर वृद्धि होती रहे। तो बुलेटिन बोर्ड भी शिक्षक के बड़े काम की वस्तु होती है। ठीक है, उसका लाभ उठाने के लिए टीचर को क्या कुछ बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे जो है बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित की जाने वाली सामग्री बालकों की रुचि, मानसिक स्तर तथा आयु एवं योग्यता के अनुसार ही होनी चाहिए। और जो बुलेटिन बोर्ड पर दिखाने वाली सूचनाएं एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होनी चाहिए। बुलेटिन बोर्ड पर जो प्रदर्शित की हुई सामग्री इतनी बड़ी होनी चाहिए कि प्रत्येक बालक को उसके दूर से ही दिखाई दे, इस तरीके से। और इस तरीके से संग्रहालय है, जादू की लैंटेन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है ब्लैक बोर्ड है, श्यामपट है। तो अगर हम ब्लैक बोर्ड की बात करें तो कक्षा अध्यापन में दृश्य साधन के रूप में ब्लैक बोर्ड, श्यामपट सर्वाधिक प्रयोग में आता है। अगर कुछ भी ना हो, चार्ट वार्ट ना हो, तो आप श्यामपट का भी उचित प्रयोग करते हो, उस पर चित्र बना सकते हैं। ठीक है, बना देना चाहिए। ये नहीं कि मेरे पास चार्ट नहीं था, ये नहीं था, आप बच्चों के सामने एक्सक्यूजेस देते हैं, वो गलत है। ठीक है, तो टीचिंग को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। उचित, सही एवं विधिपूर्वक अगर उसका उपयोग पाठ्य को प्रभावशाली बनाने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है ब्लैक बोर्ड। और अध्यापक को श्यामपट कार्य में बहुत पारंगत होना चाहिए, और ताकि वह इस साधन का कुशलतापूर्वक उपयोग पाठ को सफल बना सके। अच्छा अध्यापक श्यामपट का सही और प्रभावी उपयोग करता है। और श्यामपट कार्य में 3 पक्षों का विशेष ध्यान रखा जाता है, जैसे यह लेख स्पष्ट हो। मैंने इसके बारे में बहुत कुछ बताया था आपको क्लास में, याद होगा आप लोगों को। ब्लैक बोर्ड का यूज कैसे करना चाहिए, कैसे खड़े होना चाहिए। हालांकि अभी माइक्रो टीचिंग होती, सारे स्किल्स के बारे में आपको बताया जाता, तो उसमें जो है ब्लैक बोर्ड, स्केल और ये सब कैसे यूज़ किया जाता है ब्लैक बोर्ड का, क्यों किया जाता है, इसका फ़ायदा बेनिफिट्स क्या हैं, वो सब बताया जाता।
ठीक है, बताएंगे थर्ड सेमेस्टर में जब भी होगा। तो ये कार्य जो है उपयुक्त एवं पाठ से संबंधित हो और जो ब्लैक बोर्ड का यूज किया जा रहा है और पाठ विकास में सहायक भी हो। इस तरीके से बहुत है। नेक्स्ट है ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स। जो ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स होते हैं उनका अगर समानता हम बात करें, मैंने बताया आपको कि ये सामग्री का जो तात्पर्य है वो उन साधनों से है जिनमें श्रव्य तथा दृश्य दोनों इंद्रियों का प्रयोग होता है। देखने की आँखों का भी प्रयोग होता है, सुनने का भी प्रयोग होता है, देखते भी हैं। और इसमें ज्ञान श्रव्य तथा दृश्य दोनों इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है। निम्नलिखित पंक्तियों में हम कुछ ऐसे भी प्रमुख साधनों पर प्रकाश डाल सकते हैं कि जिनके द्वारा बालकों में श्रव्य दृश्य सामग्रियों दृश्य श्रव्य दोनों ही इंद्रियों के साथ साथ प्रयोग करने से प्राप्त होता है। जैसे पहला है चलचित्र, सिनेमा। तो सिनेमा में आप जानते हैं, सुनते हैं, देखते हैं ये सब। तो इसका एक मुख्य दूसरा रूप है चलचित्र का, सिनेमा। इसके चित्र की जो बातें क्रियाएं भी दिखाई देती हैं, साथ ही ध्वनि की व्यवस्था की होती है। इस प्रकार चलचित्र और सिनेमा 20वीं शताब्दी की जो शिक्षा का सस्ता, सुलभ और यंत्रीकृत महत्वपूर्ण साधन है माना जाता है। समाचार संबंधी फिल्म, आलेख संबंधी फिल्म, दूरदर्शन, टेलीविज़न, ठीक है। इस तरीके से देखा जाए कक्षा में दूरदर्शन, टेलीविज़न तथा चलचित्रों का प्रयोग कैसे किया जाता है, क्यों? तो कक्षा शिक्षण में इस श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाने लगा है। भारत में देखा जाए तो भारतवर्ष में भी इनकी जो प्रभावशीलता है वो उसके मूल्यांकन के लिए शोध कार्य किए गए हैं। ये सहायक सामग्री सबसे अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुई थी टेलीविज़न और चलचित्र। कक्षा शिक्षण में इनके प्रयोग के लिए 6 सोपानों का अनुसरण किया जाता है। जैसे पहला है प्रथम सोपान, 6 स्टेप हैं। पहला इकाई योजना बनाते समय ये निश्चय कर लिया जाता है कि कौन सा प्रकरण किस स्थिति में किस समय पर छात्रों को दिखलाया जाए, ठीक है, प्लानिंग की जाती है। दूसरे में चलचित्र का कक्षा में उपयोग करने से पूर्व शिक्षक को स्वयं चलचित्रों को 2-3 बार देखना होता है। और तीसरा जो स्टेप है, शॉर्ट बता रहा हूँ आपको। दूसरा इसमें द्वितीय में अगर हम बात करें और बिंदुओं को ध्यान में स्थिर करना होता है, जिनको प्रस्तावना के रूप में प्रस्तुत करना होता है। तीसरा जो स्टेप है उसमें चलचित्र दिखाने से पूर्व चलचित्र की प्रस्तावना के रूप में शिक्षार्थियों को कुछ बिंदुओं से संबंधित स्पष्टता होनी चाहिए। उनको बताना चाहिए कि चलचित्र के माध्यम से मूलतः क्या दिखाया जाने वाला है, चलचित्र के यहाँ कुछ किन किन बिंदुओं को ध्यानपूर्वक देखना है। ये सब बच्चों को टीचर क्लास में पहले से बता देता है। और चौथे स्टेप में फिर क्या करता है, इस स्टेप में जो है टीचर ये ज्ञात करता है कि चलचित्र शिक्षार्थियों को विषय वस्तु कंटेंट जो है उससे ज्ञान कराने में किस सीमा तक प्रभावी हुआ है, उसका यूज़ करने के बाद उससे बेनिफिट्स हुआ नहीं हुआ, शिक्षण उद्देश्य प्राप्त हुए नहीं हुए। और 5वां जो स्टेप है इसमें जो है शिक्षार्थियों को चलचित्र से संबंधित विषयों पर अन्य पुस्तकों, पत्रिकाओं की सूची दी जा सकती है। शिक्षार्थी अर्जित अनुभवों का प्रबलीकरण कर सकते हैं। गृह कार्य के रूप में चलचित्र पर सारांश लिखना और बहुत सारे प्रश्न हल करना भी इसी सोपान में के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है 6 स्टेप 6 स्टेप जो है, इसमें जो है शिक्षक स्वयं चलचित्र की प्रभाव उत्पादकता का मूल्यांकन करता है तथा भविष्य में चलचित्र और अधिक प्रभाव उत्पादक ढंग से उपयोग करने के लिए मूल्यांकन सुझाव अपनी पत्रिका में भी या चलचित्र के साथ आने वाला निर्धारित प्रारूप स्ट्रक्चर में अंकित करता है। और नेक्स्ट है शैक्षिक भ्रमण, शैक्षिक फील्ड ट्रिप। तो शैक्षिक भ्रमण में कक्षा के बाहर ये तो हो गया आपका वो दूरदर्शन, चलचित्र, शैक्षिक भ्रमण है। उसमें कक्षा के बाहर स्थित किसी स्थान पर एक प्लानिंग तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से एक निरीक्षण माना जाता है। शैक्षिक भ्रमण तभी आयोजित किया जाता है जब कक्षा की 4 दीवारी के विषय के किसी पक्ष को भलीभांति स्पष्ट करना संभव हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल नदियों का कार्य, विभिन्न प्रकार की चट्टानें, कृषि उपजें, व्यापारिक केंद्र, डाकखाने का कार्य, पंचायत कार्य, ये सब। ये कहीं ना कहीं शैक्षिक, हालांकि अब देखा जाए तो एजुकेशनल जो टूर है, ट्रिप है वो या फील्ड ट्रिप
टूर का गलत इस्तेमाल किया जाता है, एंजॉय करने जाते हैं बस। नहीं तो अभी मैं बताऊँ आपको, जब मैं एमए पीजी कर रहा था, ज्योग्राफी से किया था, तो हम लोग गए थे टूर पे। हम पता पूरा मटेरियल लेके गए थे सारा सर्वे का। उसमें ज्योग्राफी के बहुत सारे सर्वे होते हैं, वो सारे सर्वे के लिए हम पूरा इतना सामान अपना सब लेके गए थे। तो लगा था हाँ वाकई टूर है, एजुकेशनल टूर है। अब तो एंजॉय करने जाते हैं बस, लोग ऐसे करते हैं ये। तो इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं गए टूर पे गए अपना मस्ती कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ये नहीं होता है। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है नाटक, ड्रामा। तो ड्रामा के माध्यम से ये भी एक श्रव्य साधन है। सामने हमें दिख भी रहा है क्या चल रहा है, और आवाज़ भी आ रही है, सब कुछ है। तो इस साधन को जो है बहुत प्राचीन काल से ही शिक्षा जगत में महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है। नाटक देखने अथवा इसमें सक्रिय रूप से भाग लेने की इच्छा प्रायः सभी बालकों में होती है। जब बालक नाटक के देखते हैं, खेलते हैं, शिक्षण क्रिया इतनी प्रभावशाली बन जाती है कि सभी बालक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा व्यवहारिक अनुभवों को स्वाभाविक रूप से प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब देखा जाए इनकी विशेषताएं। श्रव्य दृश्य सामग्री की विशेषताएं, तो विशेषताओं के बारे में ये जो है ऐसी होनी चाहिए जो सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री या ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स, तो कि जो ऐसे होने चाहिए कि जो शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति करने में सहायता हो, खाली एंजॉय ना हो उससे। और शिक्षण सहायक सामग्री सुंदर, आकर्षक होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि इतनी सुंदर हो कि बालक उसकी सुंदरता में ही लीन होकर मूल पाठ से जो विचलित हो जाए, जो कंटेंट आप पढ़ा रहे हैं उसको भूल जाए, उसको छोड़ दे और आपका जो चित्र बना के आए उसमें ही विलीन हो जाए। ठीक है, पता लगा महारानी लक्ष्मीबाई आप पढ़ा रहे हो, महारानी लक्ष्मीबाई का चित्र आपने इतना सुंदर बना दिया कि बच्चे उसको ही देख रहे हैं, कितनी सुंदर है, कितनी स्मार्ट लग रही है ये सब, तो अपने कंटेंट से कहीं ना कहीं बच्चे हट जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और नेक्स्ट, दृश्य श्रव्य सामग्री ना तो बहुत छोटी होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ी हो, परंतु उसे इतनी बड़ी हो बस होनी चाहिए कि कक्षा के सभी बालक उसे आसानी से देख सकें। सपोज 40-50 बच्चे बैठे हुए हैं, जो पता लगा आगे वाले देख पा रहे हैं और जो पीछे बैठे हुए उनको पता ही लग रहा है क्या का चित्र बना हुआ है। तो छोटा भी ना हो, ज़्यादा बड़ा भी ना हो। और दृश्य श्रव्य सामग्री को बालकों के उसके लेवल के अकॉर्डिंग ही बनानी चाहिए। ठीक है, ये इसकी विशेषताएँ, बहुत सारी विशेषताएँ हैं। जिन चित्रों, मानचित्रों, चार्टों को बालकों के सामने प्रदर्शित किया जाता है उनमें आवश्यकता से अधिक बातें अंकित नहीं करनी चाहिए, इससे उनका प्रभाव कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इसका उपयोग। तो इसका उपयोग करते समय कुछ अवस्थाएं, दृश्य सामग्री का जो प्रयोग है उनका निम्न अवस्थाओं में किया जाना चाहिए। जैसे जब वस्तु इतनी बड़ी हो कि उसे कक्षा में ना लाया जा सके, जैसे ताजमहल, विला, मंदिर, हाथी, घोड़े इत्यादि। सही है, तो वो उसका तो मैंने पहले बताया था आपको, एक मॉडल तैयार कर सकते हैं। और इसको जब वस्तु इतनी छोटी हो कि उसे सरलतापूर्वक ना देखा जा सके, जैसे एटम, अमीबा, एटम बम तथा अमीबा इत्यादि, तो उनका भी हम डायग्राम बना सकते हैं, चित्र बना सकते हैं। और जब वस्तु उपलब्ध ना हो, जैसे भूतकाल के सिक्के नहीं है हमारे पास, अर्थशास्त्र, वेशभूषा इत्यादि, तो उनके भी चित्र बनाकर दिखा सकते हैं। तो इसको इन अवस्थाओं में हम इसका यूज कर सकते हैं। जब जीवित वस्तु का निरंतर विकास दिखाने की आवश्यकता है, तो जैसे मक्खी तथा मच्छर का बढ़ना है ना। और जब वस्तु की गति न दिखाई पड़ती हो तब, जैसे विद्युत है, विद्युत को हम एक ग्राफ के उसके बारे माध्यम से बताते हैं ना, ये बना करके। और आंतरिक क्रियाओं को दिखाने की आवश्यकता है, जैसे रक्त संचार है, पाचन क्रिया है, तो वो हमें दिखाई नहीं देती, पहले हम एक चित्र बना करके, मॉडल बना करके हम इसका यूज कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका शिक्षण सहायक सामग्री, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। थैंक यू।